जय हिंद बच्चों, मेरे YouTube चैनल BSM टीचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का मैथ, जिसमें बच्चों आज हम लोग सॉल्व करेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित अभ्यास को सॉल्व करेंगे। ये हमारा अभ्यास 11.1 है बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग वृत्तों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा चैप्टर जो है कक्षा 10 के लिए तो महत्वपूर्ण है ही बच्चों, साथ ही अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं तैयारी में, उन सभी बच्चों के लिए हमारा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को बच्चों सॉल्व करते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी कि एक हमारा देखिए वृत्त बना हुआ है, ये देखिए ये हमारा एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है? वृत्त है। हम लोग जानते हैं कि वृत्त के में बीचों बीच में क्या होता है भाई? एक केंद्र होता है, बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। तो एक वृत्त की त्रिज्या 8.4 सेंटीमीटर है, यानी ये क्या है? हमारे वृत्त की त्रिज्या है। इसको हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। आर बराबर कितना है? 8.4 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या कितनी है? 8.4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त की परिधि ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं परिधि ज्ञात करने के लिए क्या है? ये हमारा जो इसका चारों तरफ का एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमें इसकी परिधि ज्ञात करना है। तो वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। चलिए फार्मूला रखते हैं। 2 पाई, पाई का मान क्या होता है भाई? 22/7, और आर का मान क्या होता है? 8.4, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1.2 हो गया, यानी कि 22 दूना 44 गुणे 1.2। चलिए इसको भाग कर गुणा करेंगे, 12 चौका 48, 12 चौका 48 और 4 52। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 1 अंक के बाद, यानी 62.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या निकला? परिधि निकली। चाहे परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज है बच्चों, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। अगला क्या है? वृत्त की वृत्त तथा क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना। चलिए क्षेत्रफल निकाल लेते भाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पाई का मान क्या होगा? 22/7, आर स्क्वायर, इसका मतलब 8.4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व कर ले भाई हम लोग। 22/7 गुणे 8.4 गुणे 8.4 हो गया, ठीक। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1.2 हो गया। चलिए इसको हम लोग यहां देख लेते हैं भाई। तो 22, यहां 22 बचा, यानी 22 गुणे 8.4 गुणे 1.2, ठीक है। यानी इसको हम लोग गुणा करेंगे। चलिए तो 22 तो यही रहने देते हैं। 22 गुणे देखो 12 चौका 48, 12 8 96, 96 और 4 कितना हुआ? 100, ठीक है। कितने के बाद दशमलव लगेगा? 1 और 1 2, यानी कितना आया? 10.08। यानी कि हम लोग 22 को गुणा करेंगे। एक मिनट, ये गुणा होगा किससे? 22 से। चलिए इसको सॉल्व करें। 2 8 16, 2 0 0 1 2, ठीक। फिर 2 8 16, 2 0 0 तो 1, 2 0 0 और 2 का 2, 6 7 1 2 और 2। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा? 2 अंक के बाद दशमलव लगा। कितना आ गया? 221.76 वर्ग सेंटीमीटर। कितना आ गया भाई? 221.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, या चाहे वर्ग सेंटीमीटर आप इसको कहें, या चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई 22.58 सेंटीमीटर परिधि, और ये आ गया 221.78 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने इसका परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कर लिया, ठीक। समझ में आ गया बच्चों? क्या किया गया? देखिए ये वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, सीधा सीधा हमने फार्मूले पर रख दिया, कुछ किया नहीं भाई, फार्मूले पर रख दिया और हमारा उत्तर आ गया, ठीक। समझ में आ गया? चलिए बच्चों एक और सवाल को देखते हैं।
चलिए बच्चों एक सवाल देखते हैं। सवाल देखिए आपके सामने लिखा है, एक अर्धवृत्त आकार के प्रोट्रैक्टर का परिमाप 108 सेंटीमीटर है, तो प्रोट्रैक्टर का व्यास ज्ञात करो। हमें यहाँ प्रोट्रैक्टर का व्यास ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं सवाल को। देखिए अर्धवृत्त आकार का परिमाप, ठीक है, तो अर्धवृत्त का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा बच्चों, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर व्यास प्लस वृत्त का परिमाप बटे 2। वृत्त का परिमाप बटे 2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यानी व्यास, जैसे मान लीजिए ये हमारा ये पूरा वृत्त है, ठीक है, और ये इतना हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गई, ठीक है, और इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, ठीक है, और इतने का परिमाप दिया हुआ है, ठीक। तो ये त्रिज्या हो गई यार, तो व्यास कितना हो जाएगा, यानी 2 गुणे त्रिज्या हो जाएगी, अर्थात 2 गुणे आर बराबर प्लस 2 गुणे आर प्लस वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो ये बटे 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया कट, यानी आ गया 2r प्लस पाई आर, ठीक है बच्चों, 2r प्लस पाई आर, ये अर्धवृत्त का परिमाप, इसको ध्यान रखिएगा, 2r प्लस पाई आर, ठीक है बच्चों। अगर हमें वृत्त का परिमाप ज्ञात करना है तो 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप के लिए उसमें व्यास हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, व्यास प्लस वृत्त का परिमाप बटे 2, ठीक, तो इसे कट गया, तो यानी आ गया पाई आर, 2r प्लस पाई आर, और ये है कितना, 108 के बराबर है। किसके बराबर है, 108 के बराबर है। चलिए बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 108 बराबर 2r, देखिए हमको r नहीं पता है, r, ठीक, प्लस पाई का मान क्या होगा, 22/7, ठीक बच्चों, r हो गया, क्लियर। चलिए इसको आगे और हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 108 बराबर ये 2r है प्लस ये 22r है, इसके नीचे हम ये लिख सकते हैं ना, तो 7 दूनी 14, ये हो गया 14r प्लस 22r बटे 7 अक्का 7, ठीक है बच्चों। इसको हम लोग क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 14 और 22 कितना हुआ, 36, तो 36r बराबर 108 गुणा 7 हो गया, तो r बराबर क्या होगा भाई, 108 गुणा 7 बटे 36 हो जाएगा, ठीक है। तो 36 का नाम 36 यहाँ हो गया 108, और 3 से कितना हो गया 21, ठीक है। तो r का वैल्यू कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक। ये त्रिज्या कितने निकले बच्चों, 21 सेंटीमीटर हमने त्रिज्या निकाल ली, ठीक। तो त्रिज्या आ गया 21 सेंटीमीटर, और हमको बताना क्या, प्रोट्रैक्टर का व्यास, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं जो व्यास होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होती है। व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या, अर्थात 2 गुणे 21, तो 21 दूना कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर, ठीक बच्चों। तो व्यास कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पर देखिए टेक्निकल चीजें क्या है बच्चों, ये जो अर्धवृत्त का परिमाप होता है वो व्यास प्लस वृत्त का परिमाप बटे 2 होता है। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अधिकांश बच्चे जानते हैं वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई आर, तो चूंकि अर्धवृत्त है तो उसको सीधा 2 से भाग करते हैं, अर्थात वृत्त का अर्ध परिमाप बराबर पाई आर, यहीं पे मान रख देते हैं, और उनका क्वेश्चन पूर्णतः गलत हो जाता है बच्चों, ठीक है। इसको आप लोग माइंड में रखेंगे, क्या होगा फार्मूला, वृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर व्यास प्लस वृत्त का परिमाप बटे 2, अर्थात 2r प्लस पाई आर, 2r प्लस पाई आर, अगर यहां पर r कॉमन ले ले तो 2 प्लस पाई आर, एक ब्रैकेट में 2 प्लस पाई, ठीक है बच्चों, क्लियर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व कर लिया, आशा है कि समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं। देखिए सवाल लिखा हुआ, 2 वृत्तों की परिधि में 2-3 के अनुपात में है, 2 वृत्तों की परिधि 2 और 3 के अनुपात में है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितने वृत्त हैं, यहाँ पर 2 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। देखिए एक वृत्त हमारा ये बना हुआ है, ठीक, और एक वृत्त हमारा ये बना हुआ है, ये हमारे 2 वृत्त बने हुए हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो एक वृत्त की परिधि क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या r1 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है r2, ठीक है। तो इसकी परिधि क्या होगी, 2 पाई r1 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, अगर हम पहले वृत्त की परिधि कहें
तो इसकी परिधि हो जाएगी बच्चों 2 पाई आर, 2 पाई R1 हो जाएगी, और इसकी परिधि क्या हो जाएगी 2 पाई R2 हो जाएगी। ठीक, तो प्रश्नानुसार ये प्रश्न आप क्या कहता है कि 2 पाई R1 बटे 2 पाई R2 कितना है 2/3 है। ठीक है, 2/3 है, ये 2 से 2 गया कट, ये पाई से पाई गया कट, अर्थात R1 बटे R2 बराबर 2/3 हो गया। R1 बटे R2 बराबर क्या हुआ 2/3। क्लियर है हुआ बच्चों। अब हम लोग देखेंगे इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो उनके क्षेत्रफल में क्या होगा, देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो भाई क्षेत्रफल जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरा हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई गया कट, तो क्या हो गया R1 स्क्वायर बटे R2 स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम R1 बटे R2 का होल स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है, और R1 बटे R2 का मान कितना 2/3 है, तो कितना आंसर हो जाएगा भाई, ये 2/3 का हो जाएगा वर्ग, अर्थात 2 दूनी 4/9, या इसको हम 4:9 भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया उत्तर। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। यानी कि वृत्तों की परिधि 2 और 3 के अनुपात में है, तो क्षेत्रफल कितना होगा उसका दूना हो जाएगा, जस्ट दूना, यानी कि 2 ये 4 हो गया और 3 वाला कितना हो गया 9 में हो गया, यानी कि 4:9 में होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। यानी कि इससे क्या हुआ, एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा जाए, जैसे मान लो कि 2 वृत्तों की परिधि में 4 और 5 का अनुपात है, तो क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा, तो जाहिर सी बात दूना हो गया। 4 और 4 5 के अनुपात में है, देखिए 4 5 के अनुपात में है, तो हम कह सकते हैं 16 और 25 के अनुपात में होगा। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 16 और 25 होगा। ठीक है, अगर इसी तरह से और सवाल पूछे जाए कि मान लीजिए 2 वृत्त हैं, उनके वृत्तों के परिधियों का अनुपात 6:8 है, परिधियों का अनुपात 6:8 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात बताए तो कितना हो जाएगा 36:64 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 36:64 हो जाएगा बच्चों। क्लियर, यानी कि उसका जस्ट वर्ग हो जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमने सवाल नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए एक और सवाल को देखते हैं। सवालों में लिखा हुआ एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो। चलिए ठीक है बच्चों, इस सवाल को भी देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत, यानी क्या बना हुआ, एक त्रिभुज बना हुआ है इस तरह से। ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज की विशेषता क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और बच्चों समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा है एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, और इसके अंतर्गत वृत्त के क्षेत्रफल, इसके अंदर एक वृत्त बना हुआ है। ठीक, इस तरह से इन तीनों भुजाओं को टच करते हुए एक वृत्त बना हुआ है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके अंदर जो क्षेत्रफल वृत्त बना हुआ उसका क्षेत्रफल है 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो, हमें इस त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है। चलिए बच्चों ठीक है, देखते हैं, सॉल्व करते हैं, परिमाप कैसे ज्ञात किया जाएगा। चलिए इसको हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, तो ये वृत्त की क्या होगी, अगर इसका नाम दे दें वो और ये, तो ये जो वो ये बनेगी, वो वृत्त की त्रिज्या बनेगी। क्या बनेगी, वो ये वृत्त की त्रिज्या बनेगी। तो मान लेते हैं वो ये, अर्थात वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आर है। तो पहले हम इस आर का मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 154, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पहले से ही दिया हुआ है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154, पाई आर स्क्वायर हो गया 154, और पाई को क्या, पाई का वैल्यू होता है 22/7, यानी 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154।
ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, जब हम पक्षांतर करेंगे तो जो गुणा होगा वो भाग में चेंज हो जाएगा, भाग होगा वो गुणा में चेंज हो जाएगा। यानी कि 154, देखो ये 7 भाग है तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा, और ये 22 गुणा है तो ये किस में हो जाएगा, भाग में चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए 22/7 जो गुणा होगा वो भाग में चेंज हो जाएगा, और जो भाग होगा वो गुणा में चेंज हो जाएगा। तो 22/7 ये देखिए भाग था, ये गुणा हो गया, ये गुणा था, ये भाग में हो गया चेंज। तो 22 से कम 22, 22×7 154, अर्थात आर स्क्वायर बराबर 7×7 ये 7 × 7, तो आर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, √7 × 7, अर्थात आ गया 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या निकला है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। तो हमने अभी क्या निकाला, इसका त्रिज्या निकाल लिया। चलिए बच्चों इसका नाम लिख देते हैं, ये तो हमने यहां ले लिया, इसका नाम दे दें बी सी और डी, यानी बी सी डी एक त्रिभुज हो गया। चलिए ये आर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, चलिए इसको थोड़ा सा हम इस तरह से रेखा खींच देते हैं, तो एक त्रिभुज हमारा ये भी दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, ये वो ये सी। ठीक है, अच्छा मुझे देखिए ये दिया हुआ एक त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। देखिए बच्चों समबाहु त्रिभुज की परिभाषा लिख देते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज। तो मान लेते हैं, देखिए आर का वैल्यू कितना आ गया 7, ये मान लेते हैं जब बच्चों ये 7 है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये पूरा हमारा ये है, तो जब ये होगा तो ये भी हमारा ये होगा, और ये भी हमारा ये होगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बच्चों देखिए ये बीचों बीच में है, तो जाहिर सी बात है एसी के वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी। ठीक, ये हमारा क्या है, 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो हमको इस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, यानी कि कर्ण ज्ञात करना है। तो ये बच्चों समझ में, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये समझ में आ गया। ये देखिए एक समबाहु त्रिभुज की माना, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ये है, तो इसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा ये है, तो इतना यानी AC क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगा। एक चीज और जानिए बच्चों, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। ये भी ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, एक हम भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब यानी ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब चूंकि जब ये पूरा 100 ये टोटल 180 है, तो इसके तीनों कोण बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, 60 डिग्री का होता है। 60 दूना 120 और 60 180, टोटल 180 हो गए। ठीक है, अब ये टोटल बच्चों 60 है, तो जाहिर सी बात है ये आधा कितना होगा, 30 डिग्री होगा। आधा कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब हम यहाँ पर ये भुजा पता, ये पता, ये हमको नहीं पता है, तो उसको भी ज्ञात कर ले। ठीक है, क्या फार्मूला लगा दे, या ये इससे फार्मूला a/2 का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या फार्मूला लगा दे, देखिए त्रिभुज वो ये सी में, वो ये सी में, त्रिभुज वो ये सी में हम यहां पर लगा देते बच्चों tan 30 डिग्री बराबर, tan 30, क्यों tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, यानी कि साइन, कास और tan। साइन थीटा वाला लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे
आधार तथा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा OA बटे AC, OA बटे AC। ठीक है बच्चों, OA बटे AC। अब OA क्या है, OA हमारा है 7 और AC कितना है, A बटे 2, ये बटे 2। ठीक है बच्चों, और tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे √3। तो 1 बटे √3, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले भाई, तो 1 बटे √3 बराबर 7 बटे ये बटे 2। क्लियर हुआ इतना? ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। देखिए 1 बटे √3 बराबर ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, यानी 2 गुणे 7 बटे ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको तिरछा गुणा करें तो ये रकम ये बराबर 7 दूना 14, 14 √3, ये बराबर आ गया 14 √3। ठीक है बच्चों, यानी एक भुजा का मान कितना आ गया, 14 √3। इतना है समझ बच्चों। जब हमने एक भुजा का मान पता कर लिया तो अब इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्या कहना, त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला होता है भाई, त्रिभुज का परिमाप बराबर, देखिए त्रिभुज का परिमाप 3 गुणे भुजा, 3 गुणे भुजा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, देखिए भाई समबाहु त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए समबाहु त्रिभुज का परिमाप होगा 3 गुणे भुजा। ठीक, अर्थात 3 गुणे भुजा कितनी है, 14 √3। ठीक है, तो 14 कितना हो गया, 42, 42 √3 सेंटीमीटर। ये आ गया बच्चों आंसर। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ √3 का मान भी रख सकते हैं। ठीक है, √3 का मान कितना होता है, √3 बराबर होता है 1.732 होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो 42 √3 बराबर क्या होगा, 42 गुणे 1.732 हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए इसको हम लोग गुणा कर ले, कितना आ जाएगा उत्तर, देखो 1.732 का गुणा होगा 42 से, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 कम 2 1 3, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 1 4 और 2 6, तो 4 8 6 14, 7 2 9 1 10, 9 3 12 और 1 13, 6 और 1 7, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, 73.044। कितना आ गया, 73.044 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो चाहे आप इसका आंसर यहां लिख दें या यहीं पर इसका आंसर आप लिख देंगे, तो दोनों में कोई उत्तर नहीं होगा बच्चों। ठीक है, चलिए थोड़ा एक बार इसको फिर से देखते हैं, गुणा करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7, ये गलत हो गया भाई, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14। चलिए इसको फिर से देख लेते हैं, 42.123। चलिए गुणा करते हैं, 1.732, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 7 14, 2 कम 2 और 1 3, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28 और 1 29, 4 1 4 और 2 6, 4 8 6 14, 4 2 6 1 7, 9 3 12, 6 और 1 7। कितना है बच्चों, 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यानी कि 72.744 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। क्लियर, आ गया समझ में। आप इस तरह से √3 का मान 1.732 होता है, यहां मान रख के आप इसका आंसर इतना भी ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ। चलिए एक बार हम फिर से आप फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पता था हमको 154 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त के क्षेत्रफल से हमने आर का वैल्यू पहले ज्ञात किया, तो आर का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हमें त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना था, तो त्रिभुज के परिमाप को ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई पता होनी चाहिए, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हम जानते हैं इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अगर हमें एक भुजा की माप पता चल जाए तो हमारा काम हो जाए। तो एक भुजा की माप ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, देखो बच्चों, मान लिया कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ये है। ठीक है, तो ये मान लिया। उसके बाद में यहां से एक हमने एक त्रिज्या खींच दी सीधा एकदम। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, और ये CD को 2 बराबर भागों में बांटता भी है। ठीक है, तो जब ये था तो ये भी पूरा ये था, तो इतना कितना हो गया, ये बटे 2 हो गया। तो हमने इसको यहां से यहां मिला दिया। अब हम देख रहे हैं कि एक 90 अंश का कोण बन रहा है,
और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये भी 60 अंश का है, तो ये आधा हुआ तो कितने डिग्री का हुआ? 30 डिग्री का हुआ। तो यहाँ पर हमने tan 30 अंश का मान रख दिया, यानी tan थीटा लगा दिया। तो tan थीटा लगाया तो क्या वैल्यू हमको पता चल गई? ये का मान निकल आया। ठीक, अब जब ये का मान पता चल गया तो हमने परिमाप ज्ञात कर लिया, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणे भुजा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने इसका आंसर ज्ञात कर लिया। आ गया समझ में? ठीक, अगर बच्चों एक दो बार आप रिवीजन करेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम एक और सवाल को देख लेते हैं। देखिए बच्चों, एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है, तो वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक वृत्त के अंदर देखिए बच्चों एक बना हुआ है वृत्त। क्या बना है? देखिए बच्चों एक ये वृत्त बना हुआ है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा वृत्त, और इसके अंदर एक वर्ग खींचा गया है। क्या खींचा गया है? एक वर्ग खींचा गया है इस तरह से। देखो बच्चों, ये हमारा एक वर्ग खींचा गया है इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक वर्ग खींचा गया है। तो वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। हमें यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इसका अनुपात ज्ञात करते हैं। जाहिर सी बात है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? वृत्त का केंद्र हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त का केंद्र बोलेंगे। ठीक, चलिए अगर हम इसको यहां से निकाल खींच देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा वृत्त की बात करें तो ये हो जाएगा वृत्त का व्यास, और अगर हम लोग वर्ग की बात करें तो ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। ठीक, इतना समझ में आया? चलिए इसका नाम दे देते हैं। ये है ये बी सी और डी। ठीक, तो चूंकि ये वर्ग है, क्या बच्चों? वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो अगर ये है तो ये भी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा। ठीक, और ये भी वर्ग ये हो जाएगा, और ये भी ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो जब ये वर्ग है तो सब वर्ग की भुजाएं बराबर हो गई। ठीक, अब ये विकर्ण है। ठीक है, तो विकर्ण क्या होता है? विकर्ण को ज्ञात करें भाई। तो चलिए विकर्ण को हम लोग ज्ञात कर लेते हैं। तो वर्ग का विकर्ण होता है चलिए हम वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। अब चूंकि वर्ग का विकर्ण जो होगा वो वृत्त के व्यास के बराबर होगा। वृत्त के व्यास के बराबर होगा, इतना ध्यान रखिएगा। वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास। ठीक है, क्लियर? तो चलिए अब वर्ग का विकर्ण कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, अब इसके लिए आप लोग दो फार्मूले लगा सकते हैं। सबसे बढ़िया फार्मूला देखो, ये इस तरह से तो चित्र बना हुआ है। अगर हम इसको बच्चों अलग ले आए, ठीक, ये हमारा ये है और ये क्या है? ये भी हुआ ये है। इस इतने, और इसका नाम बी दिया गया, इसका नाम सी दिया गया और इसका नाम डी दिया गया। तो ये क्या? यही तो हमको निकालना है। देखो भाई, ये बीसी तो निकालना है। अब बीसी है क्या? ये बीसी को हम लोग कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? इसको हम लोग लंब बोलते हैं, और ये क्या है? आधार बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है भाई? कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आधार कितना है? ये, तो ये स्क्वायर। लंब हमारा है ये भी ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर क्या हो गया? 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट 2a स्क्वायर, अर्थात ये दो बार है तो ये अंडर रूट 2 हो गया। ठीक, ये अंडर रूट 2 आ गया। ठीक, तो कर्ण कितना निकला? ये अंडर रूट 2। तो अगर हम इस BC की बात करें तो ये कितना हो जाएगा? ये BC हमारा हो जाएगा ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। ये BC कितना होगा भाई? ये अंडर रूट
2 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? तो चलिए, तो वर्ग का विकर्ण बराबर वृत्त का व्यास, अर्थात वर्ग का विकर्ण कितना हो जाएगा? ये अंडर रूट 2। चलिए हम इसको बिगाड़ते हैं भाई। समझ में आ गया ना? तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होगा? ये अंडर रूट 2। ठीक, ये अंडर रूट 2, ये अंडर रूट 2। ठीक, ये अंडर रूट 2 बराबर वृत्त का व्यास। ठीक, यानी विकर्ण और व्यास दोनों बराबर हो गए। क्लियर? इतना है समझ में? अच्छा, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी भाई? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है अर्थात r, वो व्यास का आधा होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बटे 2। वृत्त का व्यास बटे 2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां तक? तो आगे देखिए, वृत्त का व्यास क्या है? ये अंडर रूट 2 दिया हुआ है, बटे 2 से ये भाग हो गया। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहीं पर रख दीजिए, यहीं पर भी हम लोग इसका आंसर ज्ञात कर लेंगे। चलिए ठीक है, या अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बस हम ये छोड़ देते हैं। ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हो गई। अब हमको क्या ज्ञात करना है? वृत्त व वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले क्या ऊपर रहेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक, बटे वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, हम लोग जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई? वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए यहीं पर वैल्यू रखते हैं। पाई का मान क्या होगा? 22/7। ठीक, आर स्क्वायर यानी कि ये अंडर रूट 2/2 का वर्ग हो गया। ठीक, और ये भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना है? ये है, तो क्या हो गया? ये स्क्वायर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 22/7 इसको इस तरह दीजिए अभी। ठीक, ये क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर अंडर रूट 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हुआ ये स्क्वायर। ठीक है, ये का वर्ग क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर। तो 2 अब कम 2 दूना 4। ठीक, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गया कट, तो क्या बचा? यहां बचे 22/7, और यहां बचा बच्चों 1/2। ठीक, अतः इसको और सॉल्व करें तो 22/4। देखो, देखिए बच्चों कटा 2 कम 2, 2 के रही 22, अर्थात 11/7। तो अगर हम इसके अनुपात की बात करें बच्चों तो क्या हो जाएगा? 11/7 हो जाएगा, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक, ठीक बच्चों, 11/7। क्लियर? समझ में आ गया? या इसको अगर हम लोग बच्चों पाई के पद में लाना चाहें, देखो ये तो 11/7 आ गया। अगर हम इसको चाहे पाई के पद में उत्तर लाना तो क्या होगा? देखिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पाई के पद में अगर उत्तर लाया जाए तो क्या होगा? देखो पाई आर स्क्वायर बटे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर माने क्या हुआ? ये अंडर रूट 2/2 का वर्ग बटे ये स्क्वायर। तो पाई ये क्या हो जाएगा भाई? ये का वर्ग अंडर रूट 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो गया 4 बटे ये स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर गया कट, 2 कम 2 दूना 4, यानी कि पाई/2। तो क्या हो जाए? पाई अनुपात 2 हो गया। ठीक है बच्चों, यहां पर ये भी आंसर आ गया। तो अगर आंसर आपका पाई के पद में आ रहा तो पाई/2 हो गया। अगर आप पाई का जब वैल्यू रख देंगे तो 11/7 हो जाएगा बच्चों। क्लियर? हमने दोनों फार्मूलों को रख दिया, पाई के पद में भी अनुपात आ गया और यहाँ पर अंक के पद में भी आ गया 11/7 या पाई/2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? क्लियर हुआ ना? ठीक, चलिए हम लोग बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। तो चलिए बच्चों एक और सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इस सवाल को भी देख लेते हैं। एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है। वलय मतलब वही वृत्ताकार है।
जिसकी आंतरिक परिधि 352 मीटर तथा बाह्य परिधि 396 मीटर है, तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, चलिए इसको समझते हैं। देखिए यहां पर एक मार्ग देखिए बच्चों इस तरह से है एक, ठीक है, और एक यहां पर एक दूसरा भी बना हुआ है, वो किस तरह से है, वलय बना हुआ है, ठीक है। एक ये हमारा वलय है, एक वलय के आकार का दौड़ने वाला पथ है, यानी इस तरह से ये देखो ये बच्चों ये हमारा दौड़ने वाला पथ है, ठीक है, यानी इसी पे बच्चे दौड़ते हैं, ठीक। तो जिसकी आंतरिक परिधि, आंतरिक अंदर वाली परिधि है 352 मीटर और जो बाह्य परिधि है वो कितना 396 मीटर है। तो पथ की चौड़ाई ज्ञात करना है आपको, ठीक है, पथ की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी कि ये पथ हमारा कितना है, ये चौड़ाई मतलब ये, यानी ये बच्चों हमको याद करना है, ये ठीक, यानी ये रास्ता कितना चौड़ा है, इसलिए रास्ते की चौड़ाई याद करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। ये तो बीच का पॉइंट हो गया। चलिए मान लेते हैं ये हमारी एक अंदर वाली वृत्त है, ठीक है, इसकी त्रिज्या क्या है r1 है, और जो एक और है जो ऐसे बना हुआ यहां तक गया हुआ, तो इस पूरी की त्रिज्या क्या है r2 है, ठीक। अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक r1, वो ये, और इसका नाम दे देते हैं b, ठीक है। तो वो देखिए वो ये बराबर मान लेते हैं r1 और वो b है r2, ठीक है। वो b की त्रिज्या, वो b हमारा r2 और वो ये क्या है r1 है। तो हमें पथ की चौड़ाई क्या हो जाएगी बच्चों, तो पथ की जो चौड़ाई होगी, पथ की चौड़ाई बराबर हो जाएगी r2 माइनस r1, हमें यही ज्ञात करना है, r2 माइनस r1 ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, r2 माइनस r1 हमको ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। चलिए तो सबसे पहले देखो ये परिधि दी हुई है आंतरिक, तो आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल, पहले आंतरिक वृत्त की परिधि, आंतरिक वृत्त की परिधि से हम r1 का मान ज्ञात करेंगे और बाह्य परिधि से r2 का मान ज्ञात करेंगे। तो आंतरिक वृत्त की परिधि बराबर कितना है 352 मीटर ये दिया है, ठीक है। तो परिधि जानते हैं क्या होगा फॉर्मूला, 2 पाई r1 हो जाएगा, क्योंकि भाई हमने वही की त्रिज्या ली है r1, तो 2 पाई r1 बराबर हो गया 352, ठीक। चलिए यहां पर हम इसका मान रखते हैं, 2 गुणे ये हो जाएगा 22/7 गुणे r1 बराबर 352, ठीक है। तो r1 बराबर क्या हो जाएगा 352, हम लोग जानते हैं पक्षांतर करने पर जो गुणा होगा वो भाग में बदल जाएगा और जो भाग होगा वो गुणा में चेंज हो जाएगा। तो 7 देखिए भाग है तो यहाँ गुणा में बदल गया, और ये देखिए 2 गुणे 22 ये गुणा में है तो ये 2 गुणे 22 भाग में चेंज हो गया, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 अकन्नम 2, 2 अक्कम 2, थोड़ा पेन चेंज कर ले भाई, 2 अकन्नम 2, ये कितना बचा 14, 2 सत्ते 14, ठीक, एक बचा 2 छक्के 12, ठीक, यानी 176 गुणे 7, देखिए कट रहा कि नहीं कट रहा, 22 176 का भाग कीजिए, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 17 कट गया ना, कितना आया 8, तो 22 अकन्नम 22, 22 अट्ठे 176, नहीं 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 मीटर, ठीक है बच्चों। तो r1 कितना आ गया 56 मीटर आ गया, समझ में आया। इसी तरह से हम लोग r2 भी याद कर लेते हैं, तो बाह्य परिधि, तो बाह्य वृत्त की परिधि बराबर, बाह्य वृत्त की परिधि बराबर कितना दिया है, बाह्य वृत्त की परिधि है 396 मीटर, 396 मीटर, ठीक है बच्चों। तो बाह्य वृत्त की परिधि यानी कि 2 पाई r2 बराबर 396, ठीक। और यहां भी इसका वैल्यू रखेंगे, तो 2 गुणे 22/7 गुणे r2 396 हो गया, ठीक है। तो r2 बराबर क्या हो जाएगा 396/7, यहाँ गुणा भाग हो जाए 7 हो जाएगा गुणा, और 2 गुणे 22 हो जाएगा भाग, ठीक है, क्योंकि जो गुणा होता है वो भाग में चेंज हो जाता है और जो भाग होता है वो गुणा में चेंज हो जाता है बच्चों, ठीक। चलिए
इसको सॉल्व करते हैं। 2 अकम 2, 2 अकन्निम 2, 2 9 18, ठीक है, 1 और 2 अट्ठे 16, कितना हो गया 198 गुणे 7/22, ठीक। ओके, ये कितनी बार जाएगा 22 अकन्नम 22, 9 दूना 18, 9 दूना 18 और 19, 9 आ गया, तो 9 सत्ते कितना हो गया 63, ठीक है बच्चों। या देखो अब भाग कर ले, 198 को भाग किया गया किससे 22 से, तो 22 9 या 9 दूना 18, 9 दूना 18 19, ठीक। ये कितनी बार गया 9 बार गया, ठीक। तो 9 सत्ते 63, तो R2 आ गया कितना 63, R2 आ गया 63। तो पथ की चौड़ाई बस क्लियर हो गया यहाँ पर, तो पथ की चौड़ाई बराबर क्या है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, तो R2 का वैल्यू कितना भाई, R2 का वैल्यू हमने निकाला 63। ओके, R1 का मान निकाला हमने 56, तो 63 माइनस 56, इसको हटाएंगे, 13 में 6 गई 7, यानी कितना बचा 7 मीटर, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा उत्तर, ठीक। तो पथ की चौड़ाई कितनी है 7 मीटर, समझ में आ गया, क्लियर। क्या किया गया हमने, क्या किया यहां हमने इस आंतरिक परिधि से R1 ज्ञात कर लिया, बाह्य परिधि से R2 का मान ज्ञात कर लिया, बस R2 में से हमने R1 घटा दिया, इस प्रकार से हमने पथ की चौड़ाई ज्ञात कर ली बच्चों, ठीक है। अगर इसी में पथ का क्षेत्रफल भी पूछ सकते हैं, इसमें एक और फार्मूला बन सकता है कि पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ठीक है। तो इस पथ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल और फिर आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद में फिर बड़े वाले क्षेत्रफल में से अंदर वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक है। तो जो बचेगा वो पथ का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है, क्लियर हो बच्चों। चलिए हम लोग एक और सवाल को देख लेते हैं बच्चों। तो इस सवाल को हम लोग देखते हैं, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, एक तार को 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के रूप में मोड़ा गया है, 2 बार इससे एक वर्ग बनाया जाता है, तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। एक तार को 28 सेंटीमीटर के एक वृत्त के, यानी कि एक तार है जिससे एक 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है, कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है। फिर दोबारा इसे एक वर्ग बनाया जाता है, दोबारा इसे क्या बनाया जाता है, एक इस तरह से एक वर्ग बनाया गया बच्चों, ठीक है। तो वर्ग की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करना है, हमें इसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात है, मान लेते हैं वर्ग की एक भुजा की लंबाई है ये, तो जब एक भुजा की लंबाई ये है तो इसकी सभी भुजाओं की लंबाइयां ये हो जाएगी, ठीक है। तो हम ये कैसे ज्ञात करें, तो जाहिर सी बात है भाई, ये जितनी दूरी है उतनी दूरी हमारी ये भी है ना भाई, जितना लंबा तार था उतने लंबा हमारा ये वर्ग, उतने ही में वर्ग भी बना है, ठीक है। तो यानी कि वर्ग का परिमाप, देखियो वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, यानी कि वृत्त का परिमाप। क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, जितनी 28 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया गया था और उसी से वर्ग बनाया गया, ठीक है। तो जितनी लंबाई इसकी होगी उतने ये हमारा वर्ग का भी होगा, तो यानी वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त का परिमाप, ठीक। वर्ग का परिमाप क्या फार्मूला क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक। और वृत्त का परिमाप का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r, ठीक। तो यही वैल्यू रख देते हैं, 4 गुणे भुजा हमने ये माना है, तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है भाई 22/7, और r का वैल्यू कितना है 28, ठीक। तो 7 अकन्नम 7, 7 चौका 28, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 44 गुणे 4/4, 4 से 4 गया कट, यानी कितना आ गया 44, ठीक है। तो ये बराबर कितना आया 44, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया आंसर। तो इसके ये बराबर कितना आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी 44 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। चलिए हम बच्चों और अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक बस के पहिए, बस बना बस है, बस का पहिया कैसा होता है बच्चों, इस तरह से गोलाकार में होता है ना,
इन्हें इस तरह से रहते हैं, गोल के आकार में होता है। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया इसका व्यास, पूरे को क्या बोलते हैं, व्यास, है ना। तो इसका ये कितना है, 140 सेंटीमीटर है। पहिए का व्यास कितना है, 140 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यानी कि आर बराबर कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने आर का वैल्यू याद कर लिया। ठीक, क्लियर। चलिए, तो 66 किलोमीटर पर घंटा की चाल प्राप्त करने के लिए पहिए को 1 मिनट में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि पहिए 66 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलता है, यानी कि 1 घंटे में बस द्वारा चली गई दूरी, बस द्वारा चली गई दूरी, यानी 1 घंटे में बस कितना दूरी तय करती है, 66 किलोमीटर। कितना बच्चों, 66 किलोमीटर। ठीक है, इसलिए 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, तो 1 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी कितना हो जाएगा भाई, जाहिर सी बात है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 66/60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मीटर 66/60 मीटर पर सेकंड, मिनट हो जाएगा, पर मिनट हो जाएगा। इसको भाग करें तो 11, देखो 6 11 66 और 6.60, यानी क्या बना है, 11/10 किलोमीटर प्रति मिनट। ठीक है बच्चों, चूंकि पहिए का जो व्यास है वो 60 सेंटीमीटर में दिया गया है, इसलिए जो दूरी हमको है वो सेंटीमीटर में करनी पड़ेगी। अब दूरी को हम किस में करें, सेंटीमीटर में बदलें, तो कैसे बदलेंगे भाई, तो 11/10 गुणे, देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो इसको हमने 1000 से गुणा किया। ठीक है, तो ये बदल गया मीटर में, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर, तो हमने इसको 100 से और गुणा कर दिया, तो किसमें बदल गया, मीटर में, सेंटीमीटर में, तो हो गया सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भाग करेंगे तो 10 करने में 10, 10.100। ठीक, यानी कितना आया, 11 और कितना जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ठीक है, यानी कि 1 मिनट में इसकी चाल हो गई काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 11, अकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये इसकी 1 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी हो गई। ठीक है, अब ये कहते हैं कि अभी तो हमने क्या किया, 1 मिनट में बस द्वारा चली गई दूरी इतना तय किया, इतना सेंटीमीटर ये दूरी तय करता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं बच्चों कि ये बस एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, है ना। तो चूंकि इसके पहिए द्वारा, बस के पहिए द्वारा, ठीक है, एक चक्कर घूमने में तय की गई दूरी, यानी कि जो बस का पहिया है वो एक चक्कर जब घूमता है तो कितनी दूरी तय करता है, पहले उसको देख ले। ठीक है, एक चक्कर में तय की गई दूरी तो क्या हो गया, यानी उसकी परिधि के बराबर होगा। दूरी क्या होगी, 2 पाई आर हो जाएगी। कितनी होगी बच्चों, 2 पाई आर। तो यहाँ इसका मान रखते हैं 2, पाई का मान क्या होगा 22/7, और आर का मान कितना है 70 दिया हुआ, 7 × 7 7.70, इसको गुणा करेंगे तो 22 दूना 44, 44 क्या हो जाएगा 440 सेंटीमीटर। कितना हो गया 440 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि जब बस का पहिया एक चक्कर घूमता है तो 440 सेंटीमीटर चलता है। कितना समझ में आ गया, यानी बस के पहिए द्वारा एक चक्कर में चलेगी दूरी कितनी होगी 440 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये 1 मिनट में कितना जाता है 1 लाख नहीं कितना काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट घूमता है। तो कितने चक्कर लगाने होंगे, तो चक्करों की संख्या हो जाएगी भाई। देखिए, तो चक्करों की संख्या बराबर चक्करों की संख्या, जो ये चक्करों की संख्या होगी ये इतना
2 4 बटे ये 440 हो जाएगा। कितना होगा? 440। इसको बच्चों हम भाग करेंगे, जो आएगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा 11 000 बटे 44। ठीक है, चलिए इसको भाग कर ले। देखो 11 करना 11 और 11 चौका 44, 4 हो गया। 4 से भाग करेंगे, 4 करना 4, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। कितना हो गया बच्चों? 250। यानी चक्करों की संख्या कितनी आ गई? 250। ठीक है, ये बच्चों हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक, यानी कि पहिए को 1 मिनट में कितने चक्कर काटने होंगे? 250 चक्कर काटने होंगे। यानी पहिया 1 मिनट में अगर 250 चक्कर काटेगा तो उसकी चाल कितनी हो जाएगी? 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। क्लियर? समझ आ गया बच्चों? क्या किया गया? पहले हमने बस की जो चाल थी 66 किलोमीटर प्रति घंटा जो थी, उसको हमने सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज कर लिया। ठीक, तो जब सेंटीमीटर प्रति मिनट में चेंज हो गया, उसके बाद में इतनी दूरी उसको 1 मिनट में तय करनी है। फिर हमने ये देखा कि पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करता है, तो उसके लिए क्या किया गया? परिधि निकाल ली गई, तो आ गया 440 सेंटीमीटर। फिर चक्रों की संख्या यानी कि जितनी दूरी तय की गई, फिर उसको हमने उसकी एक चक्कर में तय की गई दूरी से भाग कर दिया और आ गया कितना बच्चों? 250। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, चलिए बच्चों हम एक और सवाल को देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। एक कागज की शीट आयत ABCD के रूप में इस प्रकार रखी हुई है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर और AD बराबर 28 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, सवाल आपके सामने देखिए लिखा हुआ है। एक कागज की शीट आयत ABCD के रूप में इस प्रकार रखी है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर। यानी इसका अगर हम नाम दे दें तो इसका नाम देकर दिया जाए ये B, C और D, तो AB बराबर 40 सेंटीमीटर, अर्थात AB कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और AD बराबर 28 सेंटीमीटर। तो यानी ये जो AD है ये कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो जब जाहिर सी बात है ये आयताकार है, तो जब AB 40 होगा तो ये CD भी हमारी 40 हो जाएगी और BC भी हमारी क्या हो जाएगी? 40 हो जाएगी। ठीक, इसमें से फिर एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, यानी जो ये व्यास BC है, इसमें से काटा गया है। यानी कि इसमें क्या किया गया? इसमें एक अर्धवृत्ताकार भाग, यानी कि इसको केंद्र मान के इस तरह से ऐसे कहीं थोड़ा पेन चेंज करते हैं भाई, यानी इसमें इस BC को व्यास मान करके, यानी कि यहाँ इसको बीचों बीच में यानी कि केंद्र हो गया, इसको केंद्र मान करके इस तरह से इसे एक वृत्त अर्धवृत्ताकार भाग काट लिया गया। ठीक, तो ये 28 है, तो जाहिर सी बात है ये टोटल हमारा 28 हो जाएगा। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी भाई? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो शेष बची शीट का क्षेत्रफल, यानी कि जो भाग अब इतना बचा, इसका बच्चों हमको इतने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ज्ञात कर ले। तो कैसे ज्ञात करेंगे? जाहिर सी बात है, पहले हम इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर ले, फिर ये जो हमारा अर्धवृत्ताकार वृत्त बना हुआ है, यानी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले। ठीक है, फिर वर्ग में से इतने को घटा दे, जो बचेगा वो हमारा इस पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो पहले वृत्ताकार भाग, यानी वृत्ताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल, हम लोग जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है बच्चों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है हमारी? 40 हो गई और चौड़ाई कितनी है? 28। चलिए इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या निकल आएगा? क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं। 0 4 8 32, 4 दूनी 8 और 3 11, यानी 1120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमने निकाल लिया वृत्ताकार, नहीं सॉरी, वर्गाकार भाग का क्षेत्रफल। क्या निकाला हमने? वर्गाकार भाग का क्षेत्र, उन्हें से आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाला। क्या निकला बच्चों? आयताकार भाग, यानी आयताकार भाग ABCD का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या लंबाई हो गई 40 और चौड़ाई हो गई 28, तो इस तरह से क्या निकला? 1120 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब अर्धवृत्ताकार, चूंकि अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है,
उससे इनमें से काटा गया है। तो अर्धवृत्ताकार भाग, अर्धवृत्ताकार, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल, अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो भाई देखिए पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आधा वृत्त है तो क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई का मान क्या होगा? 22/7। आर स्क्वायर माने देखिए ये पूरा हमारा क्या है? व्यास है 28, त्रिज्या होगी आधी यानी कि 14 हो गया। ठीक, तो हो गया 14 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 22/7 गुणे ये हो गया 14 गुणे 14 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर बटे 2, देखो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ठीक, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना आया? 22 गुणे 2 गुणे 7, ठीक, यानी कि 22 दूना 44 गुणे 7, तो 7 चौका 28, 7 चौका 28 और 2 30, यानी कि 308 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या निकला? अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 308 वर्ग सेंटीमीटर, और आयताकार भाग का क्षेत्रफल आ गया 1120 वर्ग सेंटीमीटर। तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल, यानी जो सीट बचा उसका क्या होगा? तो शेष बची सीट का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यानी शेष बची सीट का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, ये 1120 माइनस 308, इसको हटा देंगे, 0 में 8 गए 2, ठीक है, एक उतारा 1 हो गया, और 11 में 3 गए 8, यानी 812 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा हमारा उत्तर। तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक कागज की शीट आयत में ABCD के रूप में इस प्रकार काटी, इस प्रकार है कि AB बराबर 40 सेंटीमीटर। तो ये पहले एक हमने आयत बना लिया, जिसमें एक AB 40 हो गया और AD क्या हो गया? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, चूंकि ये आयताकार है तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो AB और ये CD बराबर होगी, AD और BC बराबर होगी। ठीक है बच्चों, बराबर कर लिया। अब क्या किया? फिर एक अर्धवृत्ताकार भाग जिसका व्यास BC है, यानी इस BC को व्यास मान करके इसमें से एक अर्धवृत्ताकार हिस्सा काट लिया गया। ठीक है, तो अब बचा कितना? जब ये इतना निकाल लिएगा तो यही इतना तो हिस्सा बचा, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना था। तो क्या किया गया? हमने पहले इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर अर्धवृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर आयताकार भाग में से अर्धवृत्ताकार जो क्षेत्रफल काटा गया था उसको घटा दिया गया, और हमारा उत्तर आ गया। ठीक बच्चों, समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, एक और सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, ये सवाल एक सवाल है, और ये सवाल बच्चों हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों देखिए, एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, एक लड़का 140 प्रति मिनट चक्रों के हिसाब से साइकिल चलाता है। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर है तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा ज्ञात करो, यानी कि 1 घंटे में लड़का कितना चलाएगा साइकिल। ठीक है, क्लियर? चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। यानी कि एक प्रति मिनट चक्कर के हिसाब से, यानी 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? चूंकि लड़के 1 मिनट में चक्करों की संख्या बराबर 140। ठीक है, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाता है? 140। ठीक है, मिनट में चक्करों की संख्या कितनी है? 140 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी और देखिए ये अब पहिया ऐसे तो है भाई, ये हमारा पहिया, ठीक, और इसका जो व्यास है पहिए का वो कितना है? 60 सेंटीमीटर। पहिए का व्यास कितना है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी भाई? 30 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, में पहिया कितना घूमता है? ठीक है, एक चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करती है? ठीक, तो चूंकि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई
दूरी, यानी हम ये पहले जान लेते हैं कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसका परिधि निकालना पड़ेगा, यानी कि 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान हो गया 30। चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 22 दूना 44 गुणे 30/7 यानी कि 0, 3 चौका 12, 3 चौक 12 और 13, 130/1320/7 चक्कर। ठीक है, ये कितना हो, सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी कितनी हुई, 1320/7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 140 प्रति मिनट हो गया, तो इसलिए 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी कितनी बार, देखो 140 तय करता है, 40 चक्कर लगाता है, 140 गुणे 1320/7। ठीक है बच्चों, ये हो गया सेंटीमीटर। 7 गुणे 7 ये 20 हो गया, इसको 20 से 20 गुणे 1320 सेंटीमीटर। ठीक है, ये किस में है उत्तर, सेंटीमीटर में आया। अगर हमें इसको किलोमीटर में बनाना है बच्चों, तो क्या करेंगे, तो 1000 और गुणे 100, यानी इससे हम लोग भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि 100 से भाग किया गया तो मीटर में बदला, और 1000 से भाग करेंगे तो किलोमीटर में चेंज होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो 1 0 से ये गया कट, 1 0 से ये गया कट, तो इसको भाग करें, 132 दूना 2 दूना 4, 2 3 6, 2 कन्नम 2, 264/1000। अगर हम लोग इसको और भाग करें तो 0.264 किलोमीटर प्रति मिनट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गई, 0.264 किलोमीटर प्रति मिनट। और हमें किसमें ज्ञात करना है, प्रति घंटा चाल करना ज्ञात करना है, कितना, यानी 60 मिनट में हमें चाल ज्ञात करना है। ठीक है, तो 60 यानी 1 मिनट में पहिए द्वारा चली दूरी हो गई, इसलिए कितना है 0.264, इसलिए 60 मिनट में चली गई दूरी। 60 मिनट में साइकिल की चाल, साइकिल की चाल या साइकिल द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। ठीक है बच्चों, 1 मिनट में हमने ज्ञात ही कर लिया, 0.264 है, तो इसको हम 60 से गुणा कर देंगे। चलिए बच्चों गुणा करते हैं, 0 6 चौका 24, 6 36 और 2 38, 6 दूनी 12 और 3 15, 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, 15.864 किलोमीटर। ये हो गया हमारा उत्तर। ठीक, यानी 60 मिनट में साइकिल कितनी दूरी तय करें, 60, यानी तो लड़के द्वारा चलाई गई साइकिल की चाल प्रति घंटा कितनी है, 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। क्या किया गया, इसको फिर से समझ लेते हैं। 1 मिनट में चक्रों की संख्या कितनी थी, 140 सेंटीमीटर, ये हमने लिख लिया। तो पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, यानी कि पहिया एक चक्कर में कितना घूमता है, जितना वो घूमेगा उसको हम लोग ज्ञात किया, कैसे दिया हुआ है, पहिए का व्यास है 60 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 30 हो गई, तो इन्हें अपनी परिधि के बराबर वो घूमेगा। तो हमने क्या निकाल लिया, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना आ गया, 1320/7 सेंटीमीटर। अब चूंकि एक चक्कर में तय की दूरी, और तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, दिया हुआ 140 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 140 बार घूम जाता है। तो हमने क्या किया, 140 से उसको गुणा कर दिया, तो कितना आ गया, 0.264 किलोमीटर प्रति मिनट आ गया। यानी 1 मिनट में पहिए 1 मिनट में लड़के की चाल आ गई 0.64 किलोमीटर, और हमको क्या ज्ञात करना, प्रति घंटा ज्ञात करना था। तो यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में साइकिल द्वारा तय की गई दूरी या लड़के द्वारा चलाई गई दूरी, ठीक है, क्या होगा, 0.64 गुणे 60 कर दिया गया, तो 15.84 किलोमीटर आ गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने अभ्यास 11.1 के 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को बच्चों सॉल्व कर लिया है। आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अगर ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए
उससे तो एकदम क्लियर है कि पूरा का पूरा सवाल आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप इसको पढ़िए। उसके बाद में हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 11.2 को बच्चों हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आप मन लगा के इसको पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, तो मैं गारंटी ले देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम फिर लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 11.2 के सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों।